हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस सेशन में शुरुआत करते हैं हम 28 अक्टूबर के 2025 के इकोनॉमिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये यूपीएससी वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना डिले के हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट वन, इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, फाइंड्स रिन्यूड फोकस थ्रू एंगेजमेंट विथ विच रीजनल ग्रुपिंग कंट्री। देखो, सीधी सी काम की बात, जो कुछ पॉइंट हमें ध्यान रखना है यहां पर। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात हो रही है, यहां पर किस चीज की, किस पॉलिसी की बात कर रहे हैं हम? एक्ट ईस्ट पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं। पहली चीज ये क्लियर है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोले तो इंडिया के ईस्ट साइड में जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस कैसे होते हैं, इस बारे में यहाँ पर बात की गई है। फाइन, ठीक है। फाइंड्स रिन्यूड फोकस थ्रू एंगेजमेंट विथ विच रीजनल ग्रुप। इनमें से किस रीजनल ग्रुप के साथ इंगेजमेंट करने की हमने बात करी है। यहाँ पर सार्क है, बिम्स्टेक है, एशियान है एंड एससीओ। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सी, अगेन यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। करेक्ट स्टेटमेंट, इन चीज़ों पर काफ़ी फोकस कीजिएगा। करेक्ट और इनकरेक्ट, कई बार यहाँ पर करेक्ट लिखा होता है, यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा होता है। फाइन, तो इन दो चीज़ों में हमेशा ध्यान रखा कीजिएगा। तो ऑप्शन 4 है यहाँ पर। पहला है बिम्स्टेक, पहला है सार्क, दूसरा बिम्स्टेक, तीसरा एशियान और चौथा है जो है एससीओ है। चलिए, तो आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो है सार्क है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन। ठीक है, मेंबर्स कौन कौन है? मेंबर्स पे खासा ध्यान रखें यहाँ पर। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, यानी अगर आप देखोगे तो इंडिया के आसपास की सारी कंट्रीज इसमें आ गई। इंडिया के आसपास की सारी कंट्रीज आ गई। देखो, इंडिया की पड़ोसी लैंड बाउंड्री जिनके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। आपको पता है इंडिया की लैंड बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ भी है। जी हाँ, बांग्लादेश के साथ है, भूटान, इंडिया तो हेल्प ही सही, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव्स और श्रीलंका जो है, ये दोनों हमारे कौन से आइलैंड, कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है? सी नेबरिंग कंट्रीज है। ठीक है, ओशन नेबरिंग कंट्रीज में आते हैं। फाउंडेड 1985 ढाका में। ठीक है, इसका गठन हुआ था, सेटअप हुआ था, और काठमांडू नेपाल में इसका हेड ऑफिस। ठीक है, बिम्स्टेक की बात करें तो इसका आंसर वैसे सार्क है। एशियन जो इन्होंने बात की, इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हमने एशिया मतलब सार्क में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। ठीक है, सार्क कंट्रीज़ के ऊपर ध्यान दिया। सार्क कंट्रीज़ में स्पेशली बांग्लादेश आ जाता है यहाँ पर। बिम्स्टेक की बात करें, बिम्स्टेक बोले तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन। देखो, कई सारी चीज़ें तो इनके अंदर ही होती है, यानी देखा जाए तो मल्टी सेक्टरल टेक्निकल, मल्टी सेक्टर की बात कर रहे हैं, प्लस इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात कर रहे हैं। देखो, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ज़्यादातर जो ग्रुप्स बने हुए हैं वो इकोनॉमिक सेक्टर के बने हुए हैं, लेकिन कुछ ग्रुप कल्चरल सेक्टर के भी बने हुए हैं, कुछ ग्रुप्स पॉलिटिकल सेक्टर्स के भी बने हुए हैं। फाइन, तो ये जो है ये इकोनॉमिक सेक्टर के जो ग्रुप्स बने हुए हैं, इसमें कौन है? बांग्लादेश है, उसमें भी था बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार उसमें नहीं था। आप देखो, म्यांमार उसमें नहीं था। फाइन, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड उसमें नहीं था। ठीक है, ये सारी कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो बे ऑफ बंगाल से जुड़ी हुई कंट्रीज हैं, क्योंकि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है। फाइन, बैंकॉक 1997 में इसका सेटअप हुआ और ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। फाइन, उसका हेडक्वार्टर नेपाल काठमांडू है, इसका ढाका में। अगला देखते हैं, एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात की गई है यहाँ पर। काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया में, जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब हैं इसमें। ऑब्वियसली ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ठीक है, समटाइम इंक्लूड तिमोर को भी इंक्लूड किया जाता है, बट वो एज ए ऑब्जर्वर स्टेट ही वहाँ पर एंट्री करती है। इंडिया इसमें शामिल नहीं है। 1967 बैंकॉक में होता है अगेन, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका। तो याद रखना, एशियन में फिलहाल इंडिया नहीं है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। एससीओ की बात करें, एससीओ की बात करें तो फुल फॉर्म इसकी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारस। ठीक है, जो सबसे लेटेस्ट रहा है, अच्छा, फाउंडेड 2001 में हुआ, शंघाई 5 के नाम से इसे जाना जाता था और बाद में एससीओ के नाम से हो गया है। ठीक है, हेडक्वार्टर अगेन बीजिंग। शंघाई चूंकि नाम आ ही रहा है, यानी चाइना से रिलेटेड है, तो बीजिंग इसका सेक्रेटरीट है। फाइन, चलिए और आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज प्राइमरली एट्रीब्यूटेड टू विच इंडियन लीडर।
देखो ये थोड़ा पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आता, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी जो वर्ड दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है, हु गेव दिस वर्ड। तो देखो ऐसे जो वर्ड्स थे उस जमाने में ये वर्ड देने वाला एक ही व्यक्ति थे, बी आर अम्बेडकर सर, भीमराव रामजी अम्बेडकर, ठीक है। चूंकि एक अच्छे लॉयर थे और काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो इन्होंने कहा था द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल morality is primarily attributed to Dr. B.R. Ambedkar, who emphasized its importance during the making of the Indian Constitution and in his speeches as chairman of the drafting committee. Which country was discussed as joining the IUCN, reflecting its commitment to conservation? भूटान, तुवालू, श्रीलंका, नेपाल। रिसेंटली किस कंट्री ने IUCN के नेटवर्क को ज्वाइन किया है, ठीक है। तो तुवालू इसका आंसर है, इसका आंसर जो रहेगा तुवालू रहेगा, फाइन। द इंडिया नेपाल बायलैटरल डिस्कशन इन अक्टूबर 2025 प्राइमरली फोकस्ड ऑन विच सेक्टर। जो इंडिया नेपाल के जो बायलैटरल रिलेशन चल रहे हैं, बायलैटरल डिस्कशंस जो चल रहे हैं, किस टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं फिलहाल, तो इसको देखा जाए तो देखो इंडिया और नेपाल की बात करें तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंडिया नेपाल के बीच में जो सबसे ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट जो है ना डिफेंस का नहीं है। देखो डिफेंस हम इंडिया नेपाल के साथ हम नहीं कर सकते क्योंकि नेपाल इतनी डेवलप्ड कंट्री नहीं है कि हम उनसे डिफेंस के कोई आइटम्स खरीदें या कोई वेपन्स खरीदें। हम उन्हें देते हैं, ठीक है। तो उनसे डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। डिस्कशन वहाँ होता है जहाँ आपस में लेन देन हो, एक्सचेंज हो किसी चीज़ को लेकर। हाइड्रो पावर एंड कनेक्टिविटी को लेके सबसे बेस्ट जगह है नेपाल, फाइन। नदियाँ काफ़ी सारी हैं तो हाइड्रो पावर प्लांट वहाँ पर इजीली लगाए जा सकते हैं। और कनेक्टिविटी को लेकर वहाँ पर सबसे बड़ा इशू है, तो कनेक्टिविटी को लेकर भी हम वहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे होते हैं जो आप बेसिक सोच समझ कर ही लगा सकते हो। देखो फार्मास्यूटिकल्स हो ही नहीं सकता, ठीक है, हम उन्हें देते हैं सीधा सा यूनिलेटरल। IT में वो आगे हैं ही नहीं, ठीक, तो ओनली ऑप्शन 2 ही बचता है और कुछ नहीं। आगे बढ़े, चलो बढ़िया। ये देखिए हाइड्रो पावर एंड कनेक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट रिसेंट डेजिग्नेशन वाज गिवन टू द वेस्टर्न घाट्स बाय IUCN, ठीक है। वेस्टर्न घाट को IUCN ने क्या नया डेजिग्नेशन दिया है? ड्यू टू थ्रेट्स लाइक डिफोरेस्टेशन एंड माइनिंग। डिफोरेस्टेशन एंड माइनिंग की वजह से IUCN ने वेस्टर्न घाट को क्या, देखो वेस्टर्न घाट एक हॉटस्पॉट के अंदर आता है, हिमालय भी एक हॉटस्पॉट के अंदर है। वेस्टर्न घाट की एक और खास बात बताऊं मैं आपको, ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा और सबसे डाइवर्स क्वांटिटी के डाइवर्स टाइप्स के वेराइटीज़ के आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, स्पीसीज प्लांट स्पीसीज देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, फाइन। चलिए खैर काम की बात करते हैं। डिफोरेस्टेशन और माइनिंग के थ्रेट की वजह से IUCN ने इनको किस कैटेगरी में डाला है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? ऑब्वियसली नॉट, सीधी सी बात है। देखो इसमें इनकरेक्ट बताना है हमें, अच्छा इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। चलिए इनकरेक्ट पे बात करते हैं। यहाँ ऐसी जगह गलती होती है, अगर आप करेक्ट और इनकरेक्ट को नहीं पढ़ेंगे तो ऐसी जगह गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट रेड फ्लैग्ड फॉर कंजर्वेशन कंसर्न नेशनल पार्क, तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन ही गलत है, यहां पर करेक्ट आएगा। इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो देखो अगर डिफोरेस्टेशन और माइनिंग की वजह से थ्रेट हो रहा है तो IUCN इसे किस कैटेगरी में डालेगी? देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तो नहीं डालेगी, ठीक है, नेशनल पार्क में भी नहीं डालेगी, बायोस्फीयर रिजर्व में। रेड फ्लैग्ड कंजर्वेशन कंसर्न के लिए इसको डाला जाएगा, रेड फ्लैगिंग में इसको डाला जाएगा। तो ऑप्शन बी अगेन यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है, रेड फ्लैग्ड फॉर कंजर्वेशन कंसर्न। इंडिया एंड जापान माइग्रेशन पॉलिसी, इंडिया एंड जापान की जो माइग्रेशन डिप्लोमेसी सेंटर्स है प्राइमरली अराउंड विच प्रोग्राम। इंडिया और जापान की जो माइग्रेशन डिप्लोमेसी जो चल रही है वो किस टॉपिक को लेकर चल रही है, किसके आसपास आजकल घूम रही है? तो ब्लू कार्ड प्रोग्राम, ओवरसीज लेबर एक्सचेंज, स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स, इजी ट्रेवल वीजा। देखते हैं इसका आंसर क्या है। स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स, देखो अगर आप जापान के बारे में पढ़ोगे ना थोड़ा, अगर आपने थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर भी पढ़ा है तो आप देखोगे कि जापान में ओल्ड एज पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। हम कॉमन सेंस लगा रहे हैं बेसिक, जापान में ओल्ड एज पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। अब ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उन्हें किन लोगों की ज़रूरत है? यूथ की ज़रूरत है जो वहाँ पर आकर काम कर सके, ठीक है। देखो ब्लू कार्ड प्रोग्राम की उनकी आवश्यकता नहीं है, ओवरसीज लेबर एक्सचेंज, इजी ट्रेवल वीज़ा की भी उनको ज़रूरत नहीं है। हम जो उनसे बात करेंगे वो इन दो चीज़ों पे बात करेंगे, इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका सही होगा।
फाइन, तो इन दोनों में से किसी एक को सही करना है। तो ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज जो दिख रही है, जब भी डिप्लोमेटिक बातें होगी ना, वो काफ़ी टेक्निकल होती है, कुछ ऐसे वर्ड्स डाले जाते हैं जो देखने में लगे कि हाँ कुछ बात हुई, इंटरनेशनल लेवल के वो कुछ इस टाइप की टॉक्स होती है। अगर आप कभी सुप्रीम कोर्ट के वर्ड सुनोगे तो वो भी कुछ आपको इसी टाइप्स के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चों हमें स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स टाइप का जो एक इवन शॉर्ट फॉर्म भी दी हुई है SSW, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स चुने जाते हैं ताकि देखने में भी ईजी लगे कि हाँ कुछ इंटरनेशनल लेवल पर बात की जा रही है। द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टेड स्टेट्स टू प्रिपेयर फॉर जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस की बात की जा रही है। इन नवंबर मार्किंग अ फोकस ऑन विच ग्रुप, जनजातीय गौरव दिवस किस ग्रुप से रिलेटेड है? माइनॉरिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज, माइग्रेंट और सीनियर सिटीजन्स। तो देखते हैं आंसर, वैसे इसका भी होना चाहिए ट्राइबल कम्युनिटीज, बट हाँ ट्राइबल कम्युनिटीज। जनजातीय गौरव दिवस किसके लिए मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि जनजातीय गौरव दिवस किस रूप में मनाया जाता है, किस व्यक्ति के लिए मनाया जाता है, ठीक है, किस कारण से मनाया जाता है। ट्राइबल कम्युनिटीज इसका एक आंसर रहेगा। फाइन। विच फाइनेंशियल इनिशिएटिव डिड द RBI लॉन्च टू बूस्ट सिक्योर इंक्लूसिव बैंकिंग सॉल्यूशन? इनमें से RBI ने कौन सा एक सिक्योर प्लेटफॉर्म निकाला है, ठीक है, कौन सा एक सिक्योर इनिशिएटिव लॉन्च किया है, रिसेंटली लॉन्च किया अभी, तो कौन सा इनिशिएटिव है वो? रुपे नेक्स्ट, SBI ग्रीन कार्ड, फिनटेक। देखो रुपे नेक्स्ट तो ऑलरेडी है, रुपे के नाम से ऑलरेडी है, SBI ग्रीन कार्ड भी ऑलरेडी है, फिनटेक मिशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हार्बिंगर 2025 हैकाथॉन ये अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखो कुछ चीज़ें आप बिना सोचे समझे या बेसिक कॉमन सेंस, बिना पढ़े लिखे आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। हार्बिंगर 2025 हैकाथॉन। क्वेश्चन नंबर 9। अब इन क्वेश्चंस में, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, जो डेटा वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर ज़रूर हमें थोड़ा बहुत सोचने विचारने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको डेटा याद है तो ही आपको ये अटेम्प्ट करने चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए। फाइन। 2025-26 के IMF की जो आउटलुक, IMF आउटलुक के नाम से जो रिपोर्ट आती है, इसमें इंडिया की प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ क्या बताई गई है? व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ rate for 2025 to 6 according to the latest IMF outlook, ठीक है। 5.8, 6.2, 6.6 एंड 7.0। अगेन आंसर 6.2 ही है इसका, ठीक है, 6.2 ही इसका आंसर रहेगा। 6.2 जो परसेंटेज है, 6.6 इसका आंसर है। गुड, 6.6 इसका आंसर है। विच रिसेंट डोमेस्टिक पॉलिसी इनिशिएटिव has helped keep India's inflation moderate according to the Ministry of Finance Economic Review? देखो इनमें से कौन सी एक पॉलिसी या कोई इनिशिएटिव हमने जो लॉन्च किया है जिसकी वजह से हमारा जो इन्फ्लेशन है वो मॉडरेट रहा है, काफ़ी ज़्यादा नहीं गया है? इसका क्या कारण रहा है? कौन सी पॉलिसी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इनिशिएट किया था, कोई लॉन्च की थी, वो उनमें से कौन सी थी? PLI स्कीम। PLI स्कीम के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव स्कीम जो होती है काफ़ी फेमस है और UPSC का फेवरेट भी है। GST रेट रेशनलाइजेशन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत। देखो आत्मनिर्भर भारत हम नहीं लेंगे यहाँ पर, ये वैसे ही कट जाता है क्योंकि इसका इन्फ्लेशन से कोई मतलब नहीं है। अब देखो ऐसी चीज़ जिसका इन्फ्लेशन से कोई ना कोई लेना देना हो, ठीक है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हम ले सकते हैं, GST रेशनलाइजेशन हम ले सकते हैं। देखो अगर बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन किस चीज़ के रिलेटेड होता है? प्राइस से रिलेटेड होता है, महंगाई से रिलेटेड होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन महंगाई से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर हम महंगाई GST रेट की वजह से महंगाई हो रही है, हम ये लगा सकते हैं। फाइन। GST रेट रैशनलाइजेशन, ये इसका एक बेसिक आंसर हो गया। तो देखो अगर बेसिक ओवरऑल बात की जाए तो कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आज यहाँ लेके आया हूँ, वो कुछ क्वेश्चंस का लाने का एक मेरा मेन रीज़न जो रहा है वो ये रहा है कि हम कुछ क्वेश्चंस को बेसिक नॉलेज के साथ ही, अगर आप डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो बेसिक नॉलेज के साथ भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। एक एजुकेटेड गैस हमें लगाना है, कॉमन सेंस हमें यूज़ करना है और कंसंट्रेशन आपका माइंड का उस समय वहाँ होना चाहिए। इन चीज़ों के आधार पर हम बेसिकली UPSC के कुछ प्रीलिम्स के स्पेशली इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन याद रहिएगा डेटा वाले क्वेश्चंस को हमें टच नहीं करना है जब तक हमें याद नहीं हो, जब तक कि आपको कंफर्म पता नहीं हो। डोंट टच देम, ठीक है। आप प्रयास मत कीजिएगा, फर्स्ट रीडिंग जरूर दीजिएगा, लगे नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। माइनस मार्किंग से ज़्यादा बेहतर है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।